नमस्कार मित्रों, अपन पढ़ रहे थे मेवाड़ राजवंश में अपने चतर सिंह तक पढ़ लिया था। चतर सिंह का शासन चला था 1213 ईस्वी से 1253 ईस्वी तक, और इन्होंने अपने रहते हुए अपने समय में नागदा को राजधानी बदलकर चित्तौड़गढ़ कर दिया था, क्योंकि नागदा थी वो समतल जगह पे थी और कोई भी उस पर आक्रमण कर सकता था। इस कारण उन्होंने चित्तौड़गढ़ को राजधानी बना दिया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया। वहाँ पर परमारों का शासन था और परमारों को वहाँ से भगाकर और अपनी राजधानी स्थापित चित्तौड़गढ़ के अंदर कर दी नागदा से। अगला शासक है तेज सिंह। देखिए, तेज सिंह का शासन चला था 1253 ईस्वी से 1273 ईस्वी। इनकी एक बातें हैं अपन कर लेते हैं। इनके समय मेवाड़ चित्र शैली का विकास हुआ था। मेवाड़ चित्र शैली का काफी विकास हुआ था। चित्र शैली का विकास इनके समय चित्रकार ने एक चित्रित ग्रंथ की रचना की थी। उस ग्रंथ का नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र सूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र सूर्णी, ये चित्रित ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना की थी कमल चंद्र ने। यह ग्रंथ वर्तमान में अमेरिका के बोस्टन संग्रहालय में रखा गया है और इस ग्रंथ को तांबे पर चित्रित किया गया। ये जो चित्र बनाए गए हैं वो ताम्र पत्रों पे चित्र बनाए गए। इसके कुल पेज 6 है। तो ये ग्रंथ है वो तेज सिंह के समय बना था। दूसरी बात है इनके समय इनकी पत्नी जतल दे ने श्याम पासरो नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। इनकी दो ही बातें हैं। अगला शासक है समर सिंह। 1273 ईस्वी से 1301 ईस्वी। इनके समय एक जैन व्यापारी था जीजा शाह, उसने जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। इन दोनों शासकों की एक दो बातें थी, वो अपन कर ली। अगला शासक है रावल रतन सिंह। इनकी लंबी चौड़ी बातें हैं रावल रतन सिंह की, अपन थोड़ा अच्छे तरीके से बात करेंगे। रावल रतन सिंह, इनका शासनकाल है 1301 ईस्वी से 1303 ईस्वी। 1301 ईस्वी से 1303 ईस्वी। इनके समय अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था चित्तौड़गढ़ पर। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था। अब क्यों आक्रमण हुआ था वो अपन देखेंगे। कारण क्या रहा होगा, तो देखिए। पहला कारण साम्राज्यवादी नीति। हर कोई राजा चाहता है
कि अपने साम्राज्य को बढ़ाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें, इनकम बढ़ाएं और अपना क्षेत्र बढ़ाएं। जितना क्षेत्र बढ़ेगा उतनी आय ज़्यादा बढ़ेगी। तो हो सकता है ये कारण रहा होगा। दूसरा कारण है सामरिक महत्व। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग का सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा था, क्योंकि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बहुत ऊंचे पठार पर था, बहुत बड़ी उसके चारों तरफ दीवार है और उसके अंदर खेती भी होती है और उसके अंदर वाटर स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है कि ये कारण रहा होगा सामरिक। सामरिक का अर्थ है युद्ध से संबंधित है सामरिक शब्द, और जो युद्ध के समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो किले हो उस पर भी आकर अधिकार करना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी। तो ये भी एक सामरिक कारण भी हो सकता है। तीसरा है व्यापारिक या आर्थिक कारण। व्यापारिक या आर्थिक कारण। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों के बहुत ज़्यादा आक्रमण हो रहे थे, तो हो सकता है इस कारण जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो उस किलों पर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करना चाहता था, अधिकार करना चाहता था। तो एक कारण ये भी हो सकता है। तो अगला अपन देखेंगे व्यापारिक या आर्थिक कारण। व्यापारिक या आर्थिक कारण ये है, देखिए ये राजस्थान है और राजस्थान के अंदर, राजस्थान में यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये गुजरात का क्षेत्र है। राजस्थान से जो ये सीमा लगती है, दक्षिणी सीमा, ये गुजरात की है। और ये जो क्षेत्र है ये मालवा का क्षेत्र है, ये वर्तमान में एमपी के अंदर आता है। यहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा होती थी, हरा भरा क्षेत्र है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा व्यापार, आज भी व्यापार होता है गुजरात के अंदर बहुत ज़्यादा। यहाँ पर बंदरगाह वगैरह भी थी, तो बाहर के देशों से जो भी चीज़ें आती थी तो उसी पे टैक्स लेना, वहाँ की चीज़ें वगैरह लेना। तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर भी अधिकार करना चाहता था। तो कई बार यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी यहाँ भी आया और कई बार यहाँ पे चीज़ें कई सारा धन, बहुत ज़्यादा धन लेके यहाँ से लूट के लेके गया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी कहाँ है? यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे है दिल्ली। ये खिलजी, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है ये पूरा मेवाड़ क्षेत्र था, ये रतन सिंह के अंडर में आता था पूरा। अगर ये यहाँ से निकलेगा तो अभी रतन सिंह के क्षेत्र से निकलना पड़ेगा, और यहाँ से निकलेगा यहाँ आएगा तो भी रतन सिंह के क्षेत्र से आना पड़ेगा। तो हो सकता है कि भाई मैं चित्तौड़ पर ही अधिकार कर लूँ तो यहाँ से अपने को जाने के लिए कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ से ये आदमी जाता है अलाउद्दीन खिलजी की सेना, तो जिस क्षेत्र से जाएगी वहाँ से टैक्स देना पड़ेगा। रतन सिंह से पहले समर सिंह जी हुए थे। समर सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात जा रही थी। उस समय अलाउद्दीन खिलजी की सेना से टैक्स वसूला था। उलूग खां उस समय सेनापति था और उलूग खां से बड़ा भारी टैक्स वसूला था समर सिंह ने। और उन्होंने कहा था कि भाई हम तो यार राजा है और आप भी राजा, हम भी राजा, और आप टैक्स क्यों लेना चाहते हो? तब समर सिंह ने कहा कि नहीं, ये कोई बात नहीं, आप टैक्स दो, राजा वाजा बाद में देखेंगे। हम आए उधर तो आप टैक्स ले लेना, नहीं तो अभी हमारे को टैक्स दो। तो इसने कहा अभी तो मैं कोई काम से जा रहा हूँ और अच्छे तरीके से तेरे को रगड़ूंगा। तब समर सिंह ने कहा जो होगा वो देखा जाएगा, इस बार तो तेरे को टैक्स देना ही पड़ेगा किसी भी सूरत के अंदर। तो वहाँ पर बड़ा भारी टैक्स वसूला था। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि वो पुरानी थोड़ी रंजिश हो। तो
इस कारण आक्रमण किया हो चित्तौड़गढ़ पे। और अब देखो, गुजरात में यहाँ के राजा और मालवा के यहाँ के राजा, अब ये खिलजी आता था सेना लेकर, तब तो ये लोग टैक्स वगैरह जो भी धन वगैरह जो मांगता ये दे देते थे। लेकिन जब ये खिलजी वापस जाता था तब ये लोग टैक्स वगैरह नहीं देते थे जो पीछे थे इन लोगों। तो खिलजी ये चाहता था कि भाई चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर मैं अधिकार कर लूँ, यहीं पर मेरा आदमी बैठा दूँ और यहाँ से कंट्रोलिंग करूँ, क्योंकि मैं बार बार दिल्ली से नहीं आ सकता। तो ये भी कारण रहा होगा चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण करने का। आखिरी कारण कभी बताता है पद्मिनी। क्या बताता है? पद्मिनी। तो ये भी कारण हो सकता है। अब पद्मिनी क्या थी, क्यों, कौन थी, वो अपन देखते हैं। ये राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान भारत के उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में पड़ता है, ठीक है। और भारत के श्रीलंका जो पड़ती है वो दक्षिण में पड़ती है। तो मान लिया ये श्रीलंका है, ठीक है। श्रीलंका का पुराना नाम था सिंहल द्वीप। सिंहल द्वीप। सिंहल द्वीप का राजा था गंधर्व सेन। कौन था? गंधर्व सेन। गंधर्व सेन की पत्नी थी संपावती। संपावती और गंधर्व सेन की पुत्री थी, वो थी पद्मिनी। पद्मिनी, ठीक है। इस पद्मिनी के पास में एक तोता था, हीरामन। हीरामन तोता, ठीक है। ये एक बार किसी कारण से यहां से भाग गया, सीधा आ गया गागरोण झालावाड़। गागरोण आ गया, ठीक है। और यहां पर किसी शिकारी के हाथ लग गया। शिकारी के हाथ लग गया। तो अब देखो, ये शिकारी इस तोते को लेके आ गया रतन सिंह के पास। और इस तोते की ये खासियत थी कि ये तोता मनुष्य की भाषा बोलता था। तो राजा को ये तोता पसंद आ गया और इस तोते को राजा ने खरीद लिया। और राजा और ये तोता आपस में बातें करते थे। एक बार हीरामन, इस तोते ने पद्मिनी की बात सुना दी रतन सिंह को कि पद्मिनी इतनी सुंदर है और यहाँ तो इतनी कोई औरतें सुंदर ही नहीं है, और बहुत बढ़िया है अपने चरित्र भी और रहन सहन, उसका क्या व्यवहार, उसकी क्या वो मतलब दिखावटी वगैरह सुंदरता बहुत ज़्यादा। तो इस बात से रतन सिंह बहुत प्रभावित हुए और रतन सिंह और हीरामन तोता पद्मिनी को देखने के लिए श्रीलंका आ गए। कहाँ आ गए? श्रीलंका आ गए। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर रतन सिंह 8 साल रहे। कवि कहता है कि यहाँ पे 8 साल रहे। एक बार रतन सिंह क्या है कि गंधर्व सेन गेट पे खड़ा था महल के दरवाजे पर, और रतन सिंह जी वहाँ पे भीख मांगने के लिए गए, भिक्षा मांगने के लिए गए। तब गंधर्व सेन ने कहा कि भाई साहब, आप तो
भीख मांगने जैसे दिखते नहीं हो, न मांगने जैसों की आपकी शैली है। ठीक है, मांगना आपको आता ही नहीं है तो फिर यहाँ मांगने क्या आ गए, किस उद्देश्य से आए हो यहाँ पे, और आप कहाँ के हो? तब रतन सिंह जी ने कहा मेरा उद्देश्य है वो आपकी महलों के अंदर ही है, और आपके महलों में तो कि बोला क्या है? तो पद्मिनी ने, तब रतन सिंह जी ने कहा भाई आपके महल के अंदर पद्मिनी है आपकी पुत्री, उससे मैं शादी करना चाहता हूँ। तब रतन सिंह जी राजा ने कहा भाई आप कहाँ से हो, मेरी पुत्री के बारे में कैसे क्या हुआ, कैसे आपको लगा? तब उन्होंने कहा भाई मैं मेवाड़ का राजा हूँ और जैसे भी आया हूँ वैसे यहाँ तक पहुँच गया हूँ और अब मैं आपकी पुत्री से शादी करना चाहता हूँ। तब गंधर्व सेन ने कहा भाई मेवाड़ के अगर राजा आप हो और तो हमारी दिन घड़ी दिन भाग, आइए हम बिल्कुल शादी करवाते हैं। मेवाड़ का उस समय डंका बजता था, मेवाड़ उस समय दिल्ली से टक्कर लेता था और बप्पा रावल हुए जिसने गजनी के शासक को हराया, चारों ओर से चक्रवर्ती कहलाए, उस वंश से आप हो बिल्कुल हम शादी करवाएंगे। तो यहाँ पर पद्मिनी और रतन सिंह जी की शादी हो जाती है। और पीछे क्या होता है कि काफ़ी टाइम हो जाता है और इनकी पत्नी थी नागमती। नागमती इनकी पत्नी थी रतन सिंह जी की। वो संदेश भेजती है श्रीलंका रतन सिंह जी को कि काफ़ी टाइम हो गया है, पीछे शासन कौन संभालेगा, इतने इतने टाइम हो गया है, आप आइए नहीं वापस, क्या वजह आना है कि नहीं आना है? तब राजा से आज्ञा लेकर रतन सिंह जी और पद्मिनी यहाँ से रवाना होते हैं। पद्मिनी के साथ में गोरा उसका चाचा और उसका भाई बादल, ये भी दोनों आते हैं। पद्मिनी, गोरा, बादल और रतन सिंह, ये चारों के चार ही कहाँ जाते हैं? चित्तौड़गढ़। अब यहाँ आने के बाद में राजा साहब काफ़ी टाइम से पधारे तो यहाँ पे खाने का भोज का आयोजन किया गया। सभी भोजन कर रहे थे। उस भोजन की पंगत के अंदर एक पंडित बैठा था, पंडित राघव चेतन। कौन बैठा था? राघव चेतन। इस राघव चेतन, ये राघव चेतन बड़ा तांत्रिक था। ये ऐसा तांत्रिक, ऐसा जादूगर था कि अमावस्या की रात कोई चांद बता देता था, इतना खतरनाक जादूगर था ये। तो इसकी नजरें पद्मिनी पे पड़ गई। जैसे ही पद्मिनी पे पड़ी तो ये बेहोश हो गया। तब आसपास के लोगों ने और राजा ने कहा भी बेहोश क्यों हो गया? तो उसकी नज़रों, उसकी जो भी कंडीशन थी उससे समझ में आ गया भाई इसकी भावना दुर्भावना है। तो कहा भाई अब इसको क्या दंड दिया जाए? तो उस समय ब्राह्मणों के लिए और गायों के लिए, चारणों के लिए इन पे राजा जितना हो सके उतना दंड कम करता था। तो किसी ने कहा भाई इसको देश निकाला दे दो। तो फाइनल हो गया, देश निकाला। तो पंडित राघव चेतन को देश निकाला दे दिया गया। देश निकाल देने के बाद में सीधा ये पहुंच गया दिल्ली। दिल्ली आ गया, ठीक है। दिल्ली का राजा था खिलजी। खिलजी यहां बैठा तो खिलजी से मिला, आपस में बातचीत की। खिलजी पंडित राघव चेतन को अरम की तरफ लेके गया। अरम जहाँ पे बैग में रहती थी राजाओं की, सॉरी बादशाह की, और राजाओं की जो रानियाँ रहती थी उसको बोलते रनिवास, और जो बादशाह की जो बैग में रहती है उनको उस स्थान को बोलते हैं हरम। तो हरम की तरफ लेके गया और बातों ही बातों के अंदर राघव चेतन ने कहा भी यहाँ तो कुछ है ही नहीं, महिलाएं इतनी सुंदर नहीं है। रानी पद्मिनी जो रतन सिंह जी की पत्नी है उसको आप देखोगे तो मैं हकीकत यकीन दिलाता हूँ कि आप एक बार तो ज़रूर बेहोश हो जाओगे, क्योंकि मैं भी बेहोश हुआ था। तब खिलजी को और कहा कि वो जो पानी पीती है तो कंठों के अंदर से पानी दिखता है, इतनी सुंदर है वो। तब खिलजी ने कहा भाई वो उसको देखने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। तब खिलजी देखो जनवरी 1303 ईस्वी को, जनवरी 1303 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ के चारों तरफ घेरा डालता है
और घेरा ये 8 महीने तक तकता है। कितने महीने तक? 8 महीने तक घेरा डालता है। 8 महीने तक घेरा डालता है ये। 8 महीने हो गए, किले के दरवाजे बंद कर दिए, क्योंकि किले के दरवाजे रतन सिंह जी के पास सेना कम थी, सामने वाली सेना ज़्यादा थी, तो आर्थिक नुकसान हो सकता है अपना। तो इस कारण किले के दरवाजे बंद कर दिए। पहले क्या होता था कि सेनाएं जब ज़्यादा सामने वाले की होती तो किले बंद कर देते, छोटी होती तो उसको वहाँ से भगा देते थे। तो किले के चारों तरफ से दरवाजे बंद कर दिए। 8 महीने तक घेराबंदी रही। पीछे से विद्रोह होने लग गया दिल्ली से, और कोई आने जाने वाले पूछ रहा है, कोई किसी के चक्कर के अंदर ये दिल्ली का बादशाह यहाँ पे 8 महीने यहाँ से गुजार दिए। तब ये तो बुरा लग रहा था। तब अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह जी को संदेश भेजा कि हमारे को सिर्फ पद्मिनी देखनी है, सिर्फ देख के हम वापस रवाना यहाँ से हो जाएंगे। तब रतन सिंह जी ने कहा, भाई हमारी ये संस्कृति नहीं है किसी को हमारी औरत को दिखाना, क्योंकि हमारे यहाँ मान और मर्यादाओं के लिए औरतें, महिलाएं जो भी है वो खुद घूंघट रखती है, तो हम किसी को फोकस नहीं कर सकते कि आप अपना मुंह किसी को दिखाओ, तो हम ये नहीं कर सकते। फिर भी खिलजी नहीं माना, और फिर अंदर से अंदर मीटिंग हुई, और पद्मावती के बीच में वगैरह सरदारों के बीच में फिर कहा भाई कि आर्थिक नुकसान होगा, और ये बादशाह वापस जा रहा है तो अपने कौन सी नुकसान है, अपन इसको कैसे ही करके अपना मैं मेरा चेहरा बता दूंगी और वापस चला जाएगा। फिर अंदर से खिलजी को अंदर बुलाया गया, और राघव दो आदमी अंदर आए, पंडित राघव चेतन और खिलजी। जैसे ही अंदर आए तो खिलजी बहुत उतावला था, उसने कहा महिलाएं जा रही थी किले में, तो राघव चेतन को कहा भाई ये वो तो नहीं है। राघव चेतन का आप बेहोश हो जाओगे एक बार देखोगे, पंडित ऐसे नहीं दिखेगी पद्मिनी। फिर क्या हुआ कि ये महल था, महल के फर्स्ट फ्लोर पे पद्मिनी को खड़ा किया, और यहाँ पे शीशा लगाया, ठीक है, और यहाँ पे पानी भरा, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी को खड़ा किया, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी को खड़ा किया। ये परछाई यहाँ पे टकराएगी, रावणी पद्मिनी की परछाई है ना वो यहाँ टकराएगी, और ये परछाई कांच है जो इस पानी के अंदर दिखेगा, और उसको देखा अलाउद्दीन खिलजी ने, देखते ये बेहोश हो गया, और वापस आंख खुली 4-5 सेकंड के बाद में। तब इसने कहा कि ये तो हुस्न की परी है, और इसको छोड़ना मेरे लिए मूर्खता होगा इंशाअल्लाह। ये बात इसने मन में नहीं सोची, अंदर बाहर नहीं निकाली, बाहर निकालता तो उसी समय जीवान काट देते राजपूत सरदार, लेकिन इसने मन के अंदर ही सोची। फिर इसने कहा भैया मैंने देख लिया है, अब मेरे को वापस जाने दो। तब सब लोग भाई राजी हो गए कि संधि हो गई। अब इस बादशाह को कोई भी मेहमान आता है तो जब खुशी होती है तब वापस गेड़ तक छोड़ने जाते हैं, कोई खास मेहमान आता है तो इस खिलजी को गेड़ तक छोड़ने के लिए रतन सिंह जी और 2-3 लोग और गए। तो जैसे ही गेट के ऊपर गए रतन सिंह जी, पीछे से इसने खिलजी ने धक्का दे दिया। धक्का दे के इनको रतन सिंह जी को बाहर निकाल दिया गया, और बाहर जैसे ही निकले उसी समय रतन सिंह जी को कैद कर लिया गया, और यहाँ से सीधा किडनैप करके और दिल्ली लेके आ गए। कहाँ लेके आ गए? दिल्ली लेके आ गए, और वहाँ से संदेश भेजा कि रतन सिंह ले जाओ और पद्मिनी दे जाओ, पद्मिनी को लेकर आ जाओ और आपका रतन सिंह लेके जाओ। ये बात पद्मिनी को बताई गई। पद्मिनी ने कहा भाई चलो वापस संदेश भेजो कि मैं आऊँगी और मेरे साथ में और 1600 रानियाँ और आएगी, इसकी व्यवस्था कर दी जाए। और बाद में 1600 और उसके बाद में 1600 पालकियाँ सजी, और पद्मिनी की पालकी सजी। वो 1600 पालकियाँ दिल्ली गई अलाउद्दीन खिलजी के पास में, और वहाँ पर रात के रुकने का व्यवस्था की गई। और एक शर्त और रखी कि एक रात में रतन सिंह जी के साथ में बातचीत करूँगी, और अगली रात अपन देखेंगे जो भी है बातचीत करेंगे।
तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ भर दी और पूरी रात, एक रात के समय जो 1600 जो और पालकियाँ थी उसके अंदर महिलाएं नहीं थी, और उस पालकियों के अंदर राजपूत सरदार थे जो महिलाओं के वस्त्र पहने हुए थे। और उन 1600 सैनिकों ने उसी समय रात के समय आक्रमण कर दिया और लड़ते हुए वो शहीद हुए, और रावल रतन सिंह वगैरह, पद्मनी, गोरा बादल सारे के सारे वापस चित्तौड़ आ गए। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत गुस्सा आया और अलाउद्दीन खिलजी ने 25 अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया, और आक्रमण करने पर रावल रतन सिंह ने केसरिया किया राजपूतों के साथ में, और रानी पद्मनी ने 1600 महिलाओं के साथ में जोहर किया। ये चित्तौड़ का पहला साका चित्तौड़ का 1303 ईस्वी 3 ईस्वी, ठीक है। फिर फाइनली यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी जीत गया, और जीतने के बाद में उसका किले पर अधिकार हो गया। और अंदर देखा तो पद्मनी थी नहीं और यहाँ कुछ नहीं था। तब उसको बहुत गुस्सा आया कि सेना को भी नुकसान किया, आर्थिक नुकसान भी किया, और पद्मनी नहीं दी। फिर ये बहुत इसको ज़्यादा गुस्सा आया और उसने जो आम जनता थी उस जनता को इसने कत्लेआम करवा दिया। लगभग इस कत्लेआम काम के अंदर 30,000 लोग मारे गए। 30,000 लोग मारे गए। ये बात कौन बताता है? ये बात बताता है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो यहाँ पर मौजूद था इस युद्ध के अंदर। आंखों देखा हाल इसने लाइव कमेंट्री की थी इसने इस युद्ध के अंदर। और इस युद्ध का के बारे में बताता है कि हमने 30,000 हिंदुओं को यहाँ पे मारा था। और कहाँ बताता है? ये इसने किताब लिखी थी एक, खजाइन उल फुतूह। खजाइन उल फुतूह इस किताब के अंदर बताता है कि हमने 30,000 लोगों को मारा था, हिंदुओं को। अब देखो, ये तीसरा कारण था पद्मनी। तो ये कौन इसकी कल्पना करता है, और वो भी अपन बात करेंगे। अवध का निवासी था मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी इसने एक 1540 के अंदर एक किताब लिखी थी, पद्मावत। इस ग्रंथ में इस साहित्यकार ने, कवि ने कल्पना की थी कि भाई कभी वहाँ की पद्मनी रहने वाली थी और रतन सिंह जी को प्रेम हुआ और उसके बाद में ये मामला हुआ। तो इस बात का और भी जिक्र करते हैं, फरिश्ता भी इस बात का जिक्र करता है। तारीख ए फरिश्ता में, तारीख ए फरिश्ता, कर्नल टॉड भी इस बात का जिक्र करता है कि पद्मनी वहाँ की थी और इनको प्रेम वगैरह हुआ था। लेकिन राजस्थानी साहित्य के अंदर ये बात बिल्कुल झूठी बताते हैं, और पद्मनी बताते हैं कि पुंगल की राजकुमारी थी। कहाँ की थी? पुंगल की राजकुमारी थी, पूनमल भाटी। पूनमल भाटी की पुत्री थी।
पुंगल अभी बीकानेर के अंदर है, पहले जैसलमेर रियासत के अंदर आता था, और पुंगल की राजकुमारी थी पद्मिनी। ठीक है, इनके पिता का नाम, ये राजस्थानी साहित्य के अंदर गाया जाता है। और अगर अपन देखा जाए तो आज भी श्रीलंका के क्रिकेटर वगैरह देख लो, कितने सुंदर है, कितने गोरे हैं। तो हो सकता है कि अपने पद्मिनी यहीं की थी, और वहाँ भी उस समय ये जो कभी खुद कहता है कि मैं इस चीज़ की कल्पना कर रहा हूँ कि पद्मिनी वहाँ की थी, मलिक मोहम्मद जायसी। तो हो सकता है कि राजस्थान साहित्य सही भी हो, लेकिन जो भी इतिहासकारों के मत हैं वो मैंने आपको बता दिए। और सूर्यमल मिश्रण जो बूंदी के इतिहासकार हुए और कवि भी हो, उन्होंने भी इस बात को नकारा है कि पद्मिनी श्रीलंका की नहीं थी। तो ये बात होगी रावल रतन सिंह की, और रावल रतन सिंह जी इस युद्ध में शहीद हो गए, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार हो गया अलाउद्दीन खिलजी का। अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर शासक नियुक्त किया खिजर खां को। खिजर खां ने शासन किया यहाँ पर 1301 से 1303 से 1315 ईस्वी 1315 ईस्वी। और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। और खिजराबाद अपने को नाम कहाँ से मिलता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर एक मजार है किसी की, दाइबा पीर की मजार है। इसमें एक 1325 ईस्वी का शिलालेख मिलता है, 1325 ईस्वी का शिलालेख मिलता है। इस शिलालेख के अंदर बताया जाता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। और यह शिलालेख एक और भी बात बताता है कि गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया था खिजर खां ने, पुल का निर्माण करवाया था। गंभीरी नदी चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो गंभीरी नदी के किनारे है, ठीक है। और खिजर खां ने एक मकबरे का निर्माण करवाया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। उस मकबरे पे लिखाया था कि मेरा जो पिता है वो इस दुनिया का दूसरा सिकंदर है, सिकंदर हुआ था, उसने दुनिया को जीत लिया था पूरी लगभग, ठीक है ना। शानी सिकंदर मतलब दूसरा सिकंदर। और एक बार और लिखता है कि मेरे जो पिता है वो ईश्वर की साया है, ईश्वर की परछाई है। ईश्वर की परछाई है, संसार के रक्षक है मेरे पिताजी। संसार के रक्षक। ये बातें खिजर खां एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर मकबरा बनाता है और मकबरे पे ये चीज़ें लिखवाता है और गंभीरी नदी पे पुल बनवाता है, ये बात। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी खिजराबाद रखता है। तो ये खिजराबाद और पुल का निर्माण अपने को कहाँ से ये बातें मिलती है? ये दाइबा पीर के मजार के ऊपर एक मजार में एक शिलालेख था, उसके आधार पे अपने को ये बातें मिलती है। खिजराबाद का एविडेंस है अपने पास में। अब देखो 1315 के अंदर खिजर खां फाइनली यहाँ से चला जाता है कि भाई मेरा यहाँ से मन नहीं लग रहा है। तब चित्तौड़गढ़ का शासन संभालता है मालदेव मूसाला, ठीक है, मालदेव मूसाला।
ये मालदेव मूसाला कौन था? ये था कांदड़ देव का भाई। 1311 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया था। कांदड़ देव उस युद्ध के अंदर शहीद हो गए थे और इसका भाई कांदड़ देव का जिंदा बच गया था, मालदेव मूसाला। मालदेव मूसाला बार बार जालोर पर आक्रमण कर रहा था। खिलजी ने कहा तू यहाँ पे आक्रमण मत कर और ये किला तेरे को नहीं मिलेगा, और मैं तेरे को चित्तौड़ का शासन प्रबंध सौंप देता हूँ, चित्तौड़ का शासन प्रबंध सौंप देता हूँ। तब यहाँ का ये शासन प्रबंध इसको दे दिया गया। अब देखो ये शासन करता है यहाँ पे 1326 तक, 1326 तक। और अगला जो चित्तौड़ का शासक बनेगा वो हमीर बनेगा, ठीक है, हमीर। 1326 के अंदर चित्तौड़ का अगला शासक बनेगा, वो बनेगा राणा हमीर। तेरह सौ 26 ईस्वी से 1367 ईस्वी, 1367 ईस्वी। अब ये राणा हमीर कहाँ से आया, क्या हुआ, ये अपन बातचीत थोड़ी करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हुए थे गोहिल। गोहिल के बाद में अपन मोटा मोटी राजा देखते हैं। गोहिल के बाद में हुए थे बप्पा रावल। बप्पा रावल के बाद में हुए थे रण सिंह या करण सिंह। अब देखो करण सिंह के बाद में दो शाखाएं निकली, सेम सिंह, सेम सिंह, ठीक है, और दूसरी शाखा है राहप, राहप। अब यहां तक तो गोहिल से लेकर रण सिंह या करण सिंह तक जो भी शासक हुए उनके आगे लगाता था राजा। सेम सिंह के यहाँ पे लगने लग गया रावल। ये रावल शाखा यहाँ सेम सिंह के बाद में शुरू हो गई। और राहप, इसके आगे लगना शुरू हो गया था राणा। राणा सिसोदा गांव के जागीरदार थे, सिसोदा गांव के जागीरदार थे। और रावल जो थे वो मेवाड़ के राजा थे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि रावल शाखा का अंतिम राजा था रतन सिंह। रतन सिंह जो अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए, पहले मैं बता दिया, शहीद हो गए थे। अब देखो, अब ये रावल शाखा यहाँ पे खत्म हो गई, अब ये राणा शाखा शुरू हो गई। तो राणा अमीर ने कैसे अधिकार किया और ये कहाँ से आया अपन देखते हैं। अब राहब के बाद में राणा शाखा ऐसे चलती गई और इसमें एक राणा हुआ लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ में चित्तौड़गढ़ के पहले साके के अंदर रतन सिंह के साथ में शहीद हो गया था। जब चित्तौड़गढ़ में शहीद हुआ तब लक्ष्मण सिंह का एक पुत्र था अजय सिंह। ये अगला राणा बना। और राणा किसको बनना चाहिए था? अरी सिंह को। अरी सिंह को। अरी सिंह इस युद्ध के अंदर लक्ष्मण सिंह के साथ में शहीद हो गए, इस कारण राणा बना अजय सिंह, ठीक है। अब देखो, बहुत टाइम पहले की बात है। अरी सिंह एक बार कहीं
जा रहे थे तो जाते समय कहीं वो एक रास्ते पे रुके और विश्राम के लिए रुके। तो पास में एक घर था और घर के पास में एक कोई लड़की गायों को पानी पिला रही थी। उसी समय हरि सिंह के कोई सैनिक ने उस लड़की के साथ में मजाक कर ली और उसको इतना गुस्सा आया कि उसने, जो सैनिक जा रहा था घोड़े के ऊपर, उस घोड़े के पैर के अंदर रस्सी डाली और घोड़े सहित उस आदमी को वहीं पटक दिया। तब हरि सिंह जी ने जाके पूछा, भाई साहब आप कौन हो? तो कि मैं तो ये सामान्य राजपूत परिवार की लड़की हूँ और इसने बदतमीजी की, इस कारण मैंने इसके साथ में ये काम किया। तब उस हरि सिंह जी उनके पापा के पास में गए और शादी के प्रस्ताव की बात रखी कि मैं आपकी पुत्री से शादी करना चाहता हूँ और मैं मेवाड़ का सिसोदा गांव के राणा का पुत्र लक्ष्मण सिंह का पुत्र हरि सिंह हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तब उसने कहा, भाई अगर आप वहाँ के हो तो हम बिल्कुल शादी करवा देंगे। और उसी समय हरि सिंह जी की उस बच्ची के साथ में शादी हो गई और उस बच्ची के एक पुत्र हुआ लेकिन वो लक्ष्मण सिंह को पता नहीं चला भाई ये हरि सिंह जी वहाँ से शादी वगैरह करके आए, क्योंकि वो पत्नी उस पत्नी को वो वहीं छोड़ के आ गई, क्योंकि उनको लगा भी पापा जी को पूछा नहीं है और क्या कहेंगे, इस कारण संकोच के अंदर वो वहीं छोड़ के आ गए और पीछे ही हो गए शहीद। इस बात का पता था अजय सिंह को। अजय सिंह ने जब राणा बने तब उनकी हरि सिंह को पत्नी को और बच्चे को वहाँ पर बुला लिया कि भाई साहब आप यहाँ पे आ जाओ, अब मैं राणा मैं हूँ, मेरे को सब पता है कि आप यहीं के हो और भाई साहब तो चले गए, शहीद हो गए, लेकिन आप आ जाओ। तो वो रानी बच्चे को लेकर और यहाँ पे अजय सिंह के पास में रहने लगे और सब कुछ चलता रहा, पुत्र सहित आ गए। तो हरि सिंह के उस पत्नी के नाम, उस बच्ची के हरि सिंह के उस पत्नी के बेटे का नाम था अमीर और अजय सिंह के बेटे का नाम था सज्जन सिंह। क्या नाम था? सज्जन सिंह। अब एक बार क्या हुआ कि सिसोदा गांव के अंदर कोई डाकू वगैरह आ गए। तो सज्जन सिंह को बोला कि भाई आप जाके इन डाकुओं को भगा के आ जाओ, लेकिन सज्जन सिंह से वो नहीं भागे। फिर अमीर को भेजा तो अमीर ने भगा के आ गए। तब अजय सिंह राणा को लगा भाई अगला राणा तो अमीर बनना चाहिए, क्योंकि भागीदार ये हकदार तो यही है, मैं तो प्रतिनिधि कर रहा हूँ, प्रतिनिधित्व हूँ मैं तो, क्योंकि भाई साहब हरि सिंह जी थे, हरि सिंह जी शहीद इस युद्ध में शहीद हो गए, इस कारण मैं बनाऊँ। और राजधर्म निभाते हुए अपनी महत्वाकांक्षा की बलि दी और अगला राणा अमीर को बनाया, जो योग्य था उसको ही राजा बनाया। और ऐसा ही होना चाहिए। जब जब अपनी महत्वाकांक्षा राजाओं ने दी है, रखी है अपने पुत्रों को राजा बनाने के लिए, तब महाभारत हुई है और राज्य का पतन हुआ है। और जब जब राजाओं ने न्याय किया है तब राणा हमीर जैसे राणा हुए, जो आगे चलकर मेवाड़ का उद्धारक बनते हैं। तो अगला राणा उसी समय अजय सिंह ने राणा हमीर को घोषित कर दिया। तो सज्जन सिंह जी इस बात से नाराज हुए और वो महाराष्ट्र चले गए और यहाँ पर गोहिल वंश की स्थापना की। और इससे आगे चलकर इस सज्जन सिंह जी से आगे पीढ़ी से चलकर आगे जो राजा हुए, उन्हीं पीढ़ी के अंदर जो राजा हुए वो छत्रपति शिवाजी। ठीक है। और रावल रतन सिंह जी के समय एक भाई कुंभकर्ण था। उस कुंभकर्ण ने नेपाल के अंदर गोहिल वंश की स्थापना की, जो 2007 तक चली। अब देखो, अब अजय सिंह के बाद में राणा बनता है राणा हमीर, और राणा बनते ही मालदेव मूसाला पर आक्रमण करता है और 1320 के आसपास खिलजी वंश खत्म हो जाता है और तुगलक वंश स्टार्ट हो जाता है। और 1325 के आसपास 25-26 के आसपास मालदेव मूसाला खत्म हो जाता है और उसका बेटा अगला अधिकार करता है वीरा या जैसा।
ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार करता है। इस जैसा या वीरा को राणा हमीर भगा देता 1326 ईस्वी के अंदर और चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार करता है। ये जैसा और वीरा मोहम्मद बिन तुगलक के पास चला जाता है, जैसा या वीरा, वो सहायता मांगने के लिए, और मोहम्मद शाह तुगलक सेना लेकर हमीर पे आक्रमण करने के लिए आते हैं। लेकिन हमीर इतना बहादुर था कि उसने मोहम्मद बिन तुगलक के सामने लड़ाई करने के लिए सामने चला गया। और सिंगोली का क्षेत्र है, सिंगोली, ये क्षेत्र कुछ बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है, कुछ एमपी के अंदर पड़ता है। यहाँ पर राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक की सेनाएं आमने सामने हुई और यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक हारा और मोहम्मद बिन तुगलक को यहाँ पे कैद किया गया। और उसके बाद में विजय के बाद में यहाँ पे शासन करना शुरू किया राणा हमीर ने, और शासन करते हुए इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया। अन्नपूर्णा माता या बरबड़ी माता, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर निर्माण करवाया। ये राणा हमीर की आराध्य देवी है, आराध्य देवी या इष्ट देवी। ये मेवाड़ वंश की आराध्य देवी है। और मेवाड़ राजवंश की कुल देवी है वो है बाण माता, बाण माता, ये है कुल देवी। जहाँ पर कुल की स्थापना होती है और जिस देवी की पूजा होती है उसको कुल देवी कहते हैं। सबसे पहले जिस देवी को पूजा जाता है, जहाँ पर कुल की स्थापना होती है और उस समय जिस देवी को पूजा जाता है वो कुल देवी कहते हैं। और जिस किसी उद्देश्य को लेकर और इष्ट रख के जिस देवी की पूजा करते हैं या मंदिर की स्थापना करते हैं, या फिर सफलता की प्राप्ति के बाद में जिस देवी को इष्ट रखा और उसके बाद उसको सफलता मिली और उस देवी को इष्ट देवी या आराध्य देवी कहते हैं। और उसके बाद में उस सफलता मिलने के बाद में राजा वहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाते हैं उस देवी का, और उस देवी को आराध्य देवी के रूप में मान्यता दी जाती है। तो उसके बाद अब देखो राणा हमीर की कुछ उपाधियाँ हैं वो अपन देखते हैं। पहली उपाधि है मेवाड़ का उद्धारक शासक। मेवाड़ का उद्धारक शासक। मेवाड़ का उद्धारक शासक क्यों है? क्योंकि रावल रतन सिंह के समय रावल शाखा खत्म हो गई थी और उसके ऊपर दूसरों का अधिकार हो गया था, और इसने मेवाड़ को पूरे को फिर जीतकर और मेवाड़ का उद्धार किया था। इस कारण उस समय इसको उपाधि दी गई कि मेवाड़ का ये उद्धारक शासक है। और वहाँ पर रावल शाखा खत्म हो गई थी और राणा शाखा शुरू हो गई थी चित्तौड़ राजवंश, मेवाड़ राजवंश के अंदर। दूसरी उपाधि है विषम घाटी पंसानन। ये राणा कुंभा की कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर लिखी गई है कि जो राणा हमीर थे वो विषम घाटी पंसानन थे। पंसानन का मतलब है शेर या बाघ, या घाटी का मतलब है युद्ध, और विषम का मतलब कठिन युद्ध का शेर है वो है राणा हमीर। अब एक और कुंभा का ग्रंथ है रसिक प्रिया, ये संगीत से संबंधित है। रसिक प्रिया, इसके अंदर राणा हमीर को वीर राजा की उपाधि दी। वीर राजा की उपाधि, वीर तो वैसे ही और राजा तक बन गया वीर होने के बाद में। कर्नल टॉड ने हमीर को प्रबल हिंदू राजा कहा। प्रबल हिंदू राजा कहा। ये था राणा हमीर 1326 ईस्वी से 1367 ईस्वी।
अगला शासक अपन कल बढ़ेंगे। थैंक यू। राधे राधे।